हेलो दोस्तों, पुनः इंडिया रेलवे चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो आज बात करेंगे दोस्तों, आप लोग को जो एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट था, तो आज एनसीईआरटी में पढ़ाने वाला हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास आप लोग का आज मैं वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अभी जानते ही होंगे कि अभी रेलवे में बहुत सारे वैकेंसी अभी आने वाला है और आ चुका भी है, जो कि एलपी टेक्नीशियन आ चुका है, आरपीएफ भी आ चुका है। तो आप लोग तैयारी एकदम पूरे अच्छे से कीजिए। और एनटीपीसी ग्रुप डी अपकमिंग वैकेंसी है, जो कि आप लोग का जल्दी वो भी देखने को मिलेगा। इनका एग्ज़ाम भी आप लोग जान रहे हैं कि बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए, ताकि आप लोग का एग्ज़ाम से पहले पूरा तैयारी हो जाए और आप अपने अंदर अपने कॉन्फिडेंस को जगाए, ताकि आप लोग को सिलेक्शन एक बार में और फर्स्ट डीबी में जाके हो। और नहीं तो आप लोग 2024 में यदि आप लोग एक सीट नहीं पक्का कर पाए, फिर कब तक आप लोग को वेट करना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे, जब भी इलेक्शन रहता है तब ही सरकार वैकेंसी देती है। तो आप लोग को अभी पूरे अच्छे से तैयारी करना है और एक सीट पक्का करना है। तो आप लोग को मैं बता दूं कि मैं बताया था आप लोग को साइंस कैसे पढ़ना है, इस पर मैं वीडियो बना ही दिया था साइंस के लिए। उसके बाद मैथ, रीजनिंग, जीके के लिए मैं वीडियो बना दिया हूँ, जाके देख लीजिएगा कैसे आप लोग को पढ़ना है, कौन कौन से बुक को आप लोग को फॉलो करना है, कौन कौन से टीचर भी फॉलो करना है। आप लोग को सब कुछ बता दिया गया है वीडियो में। आप लोग को वीडियो अपलोड है चैनल पे, जाके आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, आप लोग पूरा फुल वीडियो मिल जाएगा। तो हेलो दोस्तों, आज आप लोग को यही पढ़ाएंगे जो कि आप लोग का सीरीज स्टार्ट था 10th साइंस एनसीईआरटी क्लास जो भी स्टार्ट था आप लोग को। तो ये बुक देख रहे होंगे, ये 10th का एनसीईआरटी है, जो कि साइंस का है, जो कि आप लोग का इम्पोर्टेंट होगा। ये रेलवे का जितना भी अभी एग्ज़ाम आए हैं और जितना भी जो भी एग्ज़ाम अभी हैं, जिसमें भी साइंस पूछा जाता है, तो एनसीईआरटी से ज़्यादा तो क्वेश्चन रहता है, आप लोग को मालूम ही होगा। तो ये एनसीईआरटी के कक्षा 10 का है। तो आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिएगा। आज आप लोग को कक्षा 10 का चैप्टर नंबर आप लोग को विद्युत वाला पढ़ाएंगे आप। तो आज विद्युत का चैप्टर देखते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल भी रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें न्यूमेरिकल पूछता है, आप लोग को मालूम होगा, नहीं तो मैं बता दूंगा। तो इसमें न्यूमेरिकल भी आप लोग पूछते हैं कि एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल नहीं है क्या, तो इसमें न्यूमेरिकल है। जिसमें न्यूमेरिकल है आप लोग का, उसको हम थोड़ा पहले करता हूँ, फिर लाइट वाला करूँगा। इसके बाद लाइट का भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। तो आज चैप्टर नंबर 12 जो कि विद्युत है, इसको आज देखते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को दिखा दें कि कितना टॉपिक है इसका, देख लीजिएगा फटाफट। ये देखिए इस तरह का है, यहाँ देखिए न्यूमेरिकल है यहाँ पे, फिर यहाँ पे न्यूमेरिकल है, देखिए ये शेर वाला है, फिर ओम का नियम इसी में आएगा आप लोग को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल तो पूछता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये फिर पूछेगा, देखिए कि न्यूमेरिकल है, फिर न्यूमेरिकल है, देखिए न्यूमेरिकल है, फिर ये वाला है सीरीज है, फिर न्यूमेरिकल है, देख रहे होंगे आप लोग, देखिए देखिए देखिए। तो इस तरह आज पूरा देखिए, मैं इसी में जो उस समय जो पढ़े थे उसी से का पूरा लिखा हुआ है। इस तरह हम उस समय पढ़ के आप लोग को बता रहे हैं। देख रहे होंगे कितना न्यूमेरिकल भरा हुआ है, देखिए सब मैं बुक में ही बना दिया था, क्योंकि रिवीजन करने में उस टाइम जब एग्ज़ाम था 2022 में, हाँ 2022 में जब एग्ज़ाम था, तो उसी समय मैं पढ़ा था, उसी समय सब कुछ बुक में ही लिख दिया था। तो इसमें आप लोग को थोड़ा अच्छे से समझना रहता है दोस्तों, माइंड कॉन्सेंट्रेट करके, नहीं तो आप लोग को समझ ज़्यादा नहीं आएगा। तो आप लोग अकबकाइएगा मत, स्थिर होकर आप लोग इसको समझिएगा। देख रहे होंगे सब इसी में न्यूमेरिकल बना हुआ है, तो आप लोग यहाँ से पूरा न्यूमेरिकल बना सकते हैं आप लोग वीडियो रोक के। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग तो वीडियो में बहुत कमेंट करते हैं बनाइए, लेकिन आप लोग देखते नहीं हैं, पूरा बोलते हैं वीडियो एक लाइन से देखिए, क्योंकि आप लोग को एक लाइन में पढ़ाता हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट लाइन है, तो उसको मिस मत कीजिए, क्योंकि बहुत ही टाइम लगता है मुझे भी दोस्तों। आप लोग बहुत सारा कमेंट रहता है प्यारा, इसी कारण मुझे भी वीडियो बनाना पड़ता है, लेकिन टाइम नहीं रहने के कारण आप लोग को थोड़ा देर होता है। अब ज़्यादा गैप नहीं होगा वीडियो में, अब वीडियो आते रहेगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। देख रहे होंगे कि यहाँ क्या लिखा है, विद्युत धारा और उसका परिपथ। तो क्या है, जैसे हम वायु धारा तथा जल धारा से परिचित हैं। हम जानते हैं कि बहते हुए जल से नदियों में जल धारा बनती है। जैसे नदी में जल बढ़ा है, तो उससे क्या होगा, जल धारा बनती है, मतलब वहाँ पे करंट भी बन सकता है। तो इसी कारण बताइए, इस प्रकार यदि विद्युत आवेश किसी चालक से प्रभावित होता है, उदाहरण के किसी धातु तार में, हम यह कहते हैं कि चालक में विद्युत धारा है। जैसे कोई भी चालक में विद्युत धारा या आवेश में चालक प्रभावित होता है, तो उसमें क्या कह सकते हैं हम कि वो विद्युत धारा है उसमें। तो किसी टॉर्च में सेल अथवा बैटरी जब उचित क्रम में रखे जाते हैं, तो टॉर्च बल्ब को दीप्ति के लिए आवेश का प्रभाव अथवा विद्युत धारा प्रदान करता है।
जैसे जो आप लोग टॉर्च में जैसे लगाते होंगे तो उसमें सेल रहता है, तो उसको आप लगाते होंगे तब उसमें क्या होता है, आवेश या विद्युत धारा प्रभावित होने के कारण ही टॉर्च जलता है। टॉर्च तभी प्रकाश देती है जब उसका स्विच ऑन करते हैं, और स्विच का कार्य करता है स्विच सेल अथवा तथा बल्ब के बीच चालक संबंध जोड़ता है किसी विद्युत धारा के। अब एनसीईआरटी क्या कर रहा है, बच्चों की तरह आप लोग को समझाता है कि ताकि आप लोग को समझ आए, जो भी इस बुक को एनसीईआरटी बुक को पढ़ता है। देखिए किस तरह आप लोग को टॉर्च के बारे में समझाया था, तो इस तरह ही ये करके बताता है। देखिए किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे किसी धारा के सतत या बंद पथ, कोई भी बंद पथ है तो उसमें क्या होता है, विद्युत परिपथ कहते हैं। तो ये आप लोग को तो याद हो सकता है क्योंकि सिंपल है। अब यदि परिपथ में कहीं से टूट जाए अथवा टॉर्च के स्विच को ऑफ कर दें तो विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है। तो हो ही जाएगा जब टॉर्च ऑफ हो जाएगा, तो तब बल्ब दीप्ति नहीं करता। तो ये सिंपल है दोस्तों, लेकिन ये समझाया है बच्चों की तरह, थोड़ा बच्चों की तरह ये समझाता है ताकि समझ आए। विद्युत धारा को एकांक समय में, क्या बोला है, विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिणाम द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे विद्युत धारा को कैसे व्यक्त करते हैं, जैसे विद्युत धारा मान लीजिए आई से विद्युत धारा को निरूपित करते हैं, तो आई बराबर क्या होता है, Q/T फार्मूला होता है ना। आप लोग को यदि नहीं मालूम हुआ तो याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख दिया था। जैसे विद्युत धारा तो आई हो गया, एकांक समय क्या T हो गया नीचे वाला, एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रभावित आवेश, आवेश कहाँ ऊपर, तो आवेश, प्रभावित आवेश को क्या व्यक्त किया जाता है, विद्युत धारा करते हैं। तो भाई फार्मूले के हिसाब से तो ये लाइन बनाया गया है। तो इस तरह आप लोग को समझिएगा तो ज़्यादा दिन याद रहेगा और भूलने का कोई इतनी गलती नहीं होगा। तो दूसरे शब्दों में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, दर किसे कहते हैं, दर T को बोलेंगे, समय को बोलेंगे। तो दूसरे मतलब भाषा में यदि आप समझ सकते हैं, जैसे विद्युत आवेश को, विद्युत आवेश कहाँ ऊपर में Q के प्रवाह की दर, दर क्या होगा नीचे वाला T, दर प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी I बराबर Q/T। तो यही हो गया फार्मूला पर समझिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा। यदि आप वो फार्मूला याद है, यदि कहीं आप लोग का आ गया कि परिभाषा लिखना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अच्छे से। अब नेक्स्ट में क्या बोला गया है, नेक्स्ट में क्या है कि उन परिपथों में जिनमें धातु के तार उपयोग होते हैं, जैसे धातु का तार उपयोग होते हैं, आवेश की प्रवाह की रचना इलेक्ट्रॉन करते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि आवेश यदि दौड़ रहा है, उसमें करंट दौड़ रहा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन होना ही होना जरूर रहता है। इलेक्ट्रॉन रहता है तभी जो दौड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन करते हैं। तथापि जिस समय विद्युत परिघटना का सर्वप्रथम परीक्षण किया गया, इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। जब पहले किया गया था तो उसमें जानकारी नहीं थी। अतः विद्युत धारा के धनावेश का प्रवाह माना गया है तथा धनावेश के प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा माना गया है। जैसे बोला कि विद्युत धारा को धनावेश का प्रवाह माना गया है तथा धनावेश की प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा माना गया है। आप लोग को याद रखना है कि जहाँ पे धनावेश की दिशा जिस तरफ होगा उसी तरफ विद्युत धारा की दिशा माना गया है। तो आप लोग को ये पॉइंट, जैसे आप लोग बोलते हैं तो इसको वीडियो रोक के और ये पॉइंट नोट कर लीजिए अपना। यदि बुक नहीं है तो बुक रहे तो आप लोग हाईलाइटर से रंग दीजिए, यदि बुक नहीं है तो यहाँ पे वीडियो स्टॉप कीजिए, स्टॉप करके आप लोग को कॉपी में ये नोट कर लीजिए, तो ये आप लोग को ज़्यादा फायदा करेगा। धनावेश के तो इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश हैं, प्रवाह की दिशा को विपरीत दिशा को, जैसे आप लोग को यहाँ इंपॉर्टेंट है, जैसे माना गया परिपट्टी के अनुसार, यानी परिपाटी के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेश है कि प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना गया है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यदि इधर जा रहा है तो विद्युत धारा इधर जाएगा, उसका विपरीत जाएगा तब विद्युत धारा का मान माना जाएगा। इलेक्ट्रॉन की तरफ यदि गया तो वो विद्युत धारा का दिशा नहीं माना जाएगा। तो आप लोग को याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत दिशा, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है मान लें और ये धारा की दिशा इधर जाना चाहिए, तब ये धारा की दिशा मानेगा। तो इलेक्ट्रॉन की दिशा को विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना गया है। तो ये आप लोग को याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला, यदि किसी चालक किसी अनुप्रस्थ काट के समय T नेट आवेश Q प्रभावित होता है तब उस समय अनुप्रस्थ काट में प्रवाहित विद्युत धारा I को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। तो फार्मूला तो मैं वहाँ पे अपने मन से लिख दिया था आप लोग को समझने के लिए, लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी आप लोग को यहाँ बताया गया कि I बराबर क्या होता है, फार्मूला Q/T। Q यानी आवेश हो गया, T यानी समय हो गया, I यानी धारा हो गया, विद्युत धारा हो गया। तो ये हो गया फार्मूला, आप लोग को नोट रखिएगा, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि I बराबर क्या होता है, Q/T। यहीं पे यदि घुमा देगा तो Q बराबर क्या होगा, I/T।
याद रखिएगा। यदि आप लोग को टी बराबर पूछ लेगा तो क्या होगा, इधर Q/I। तो ये आप लोग को याद रखना है, 2-3 वर्ड आप लोग को समझ लीजिएगा। समझने के बाद आप लोग को किसी तरह भी घुमा के देगा तो आप लोग यदि इसको बना लीजिएगा। इसी कारण समझना बहुत जरूरी रहता है न्यूमेरिकल। जैसे विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। याद रखिएगा, ये तो सिंपल आप लोग को याद ही होगा। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, जो लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन में समा आवेश के तुल्य होता है। तो आप लोग को याद रखना कि आवेश बराबर कितना होता है। यदि बोल देगा 1 कूलम बराबर, तो ये होता है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन में समावेश आवेश के तुल्य होता है। हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, आप लोग को मालूम ही होगा क्योंकि 12th में पढ़े होंगे। तो 1.6 × 10⁻−19 कूलम होता है। 1.6 × 10⁻−19 कूलम होता है, आवेश होता है। विद्युत धारा का एकमात्र जिसे एम्पियर कहते हैं, विद्युत धारा का एकमात्र मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक आप लोग को मालूम होगा क्योंकि ये बहुत ईजी है, एम्पियर होता है। में व्यक्त किया जाता है कि इस मात्रक का नाम आंध्र मेरी एम्पियर के द्वारा दिया गया था, उसी के नाम पे रखा गया एम्पियर। क्या फुल फॉर्म, आंध्र मेरी एम्पियर, जो कि 1785 से 1775 से 1836 नाम के फ्रांसीसी था। कहाँ का नाम वैज्ञानिक था, फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था, फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था। जैसे 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश के प्रभाव से होती है, अर्थात 1 ओम के बराबर कितना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए I बराबर फॉर्मूला क्या था, Q/T। I का क्या होता है, एम्पियर होता है। I बराबर क्या होता है, 1 एम्पियर मान लीजिए। कूलम बराबर क्या होता है, आवेश का सही मात्रक 1 कूलम होगा। टाइम का ऐसा मात्रक क्या होता है, 1 सेकंड होगा। तो यही बताया गया, देखिए 1 एम्पियर बटे 1 कूलम बटे 1 सेकंड, तो वही बताया गया था। आप लोग समझिएगा। तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटे 1 सेकंड। अल्प परिणाम विद्युत धारा का मिली एम्पियर, यदि मिली एम्पियर पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है। यदि मिली एम्पियर 1 मिली एम्पियर बराबर पूछेगा तो 10⁻³ एम्पियर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। यदि 1 मिली एम्पियर बराबर पूछ दिया तो 10⁻³ एम्पियर, अथवा 1 माइक्रो एम्पियर पूछ दिया तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा, ये नोट कर लीजिएगा। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻6 एम्पियर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। में व्यक्त किया जाता है, क्या करता है, व्यक्त करते हैं। परिपथों में विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे एमीटर कहते हैं। बोलेगा विद्युत धारा किसे मापने, विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करता है परिपथ में, जैसे परिपथ हो गया, परिपथ में विद्युत धारा जो कि मापते हैं, उसमें मापने के लिए जो यंत्र उपयोग करते हैं उसका SI मात्रा, उसका SI मात्रक नहीं, उसको मापने के लिए जो यंत्र उपयोग करता है उसे क्या कहते हैं, उसे एमीटर कहते हैं। याद रखिए, इसे सदैव जिस परिपथ में विद्युत धारा मापनी होती है उसको श्रेणी क्रम में संयोजित करें। अब पूछ लेगा कि ए मीटर को किस क्रम में रखते हैं या संयोजित करते हैं, तो आप लोग को याद रखना है ए मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। जैसे आप लोग को 12.1 में देख रहे हैं, यानी 12.1 में देख रहे होंगे कि ये पे आप लोग को लगाया गया है कि एम्पियर लगाया गया है यहाँ पे, उसके बाद आप लोग को बल्ब लगाया गया है। तो इस तरह आप लोग देख लीजिएगा क्या है। उसके बाद क्या बोला गया, देखिए जैसे प्रतीकात्मक विद्युत परिपथ में, जो चित्र 12.1 में, इसमें देखिएगा क्या क्या है, परिपथ का एक व्यवस्था आरेख बनाया गया। एक सेल है, देख रहे होंगे, एक सेल है, एक विद्युत बल्ब है, विद्युत बल्ब भी ऊपर में था, देख रहे होंगे, देखो छोटा करते हैं। विद्युत बल्ब हो गया, सेल हो गया, एक विद्युत बल्ब हो गया, एक सेल हो गया, एक एमीटर हो गया, एक एमीटर हो गया, तब प्लग कुंजी हो गया, प्लग कुंजी हो गया, जुड़े हैं, ध्यान दीजिए। परिपथ में विद्युत धारा सेल के धन टर्मिनल से सेल के ऋण टर्मिनल तक बल्ब और एमीटर से होकर प्रभावित होती है, यानी प्लस से जाता है और ऋण में जाता है। क्या होता है, ऋण में यानी माइनस में जाता है। तो वही बताया गया है, टर्मिनल तक बल्ब और एमीटर से होकर प्रभावित होती है, एमीटर से होकर क्या होता है, प्रभावित होती है। देख रहे होंगे कि आप न्यूमेरिकल आ गया था, आप लोग को फॉर्मूला बताया था, अभी बताइए उसको कैसे बनेगा, आप लोग बताइएगा तो हमको आंसर इसका आंसर बताइएगा। आप लोग को क्या है 0. इसका आंसर आप मत देखिएगा, नहीं तो आप गड़बड़ा दीजिए, आप लोग मत देखिएगा, आप लोग इसको बनाइए फटाक दबर। कैसा है कि ये विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रभावित होती है।
तो विद्युत परिपथ में विद्युत आवेश का परिणाम क्या होता है, तो क्या पूछ रहा है, विद्युत आवेश क्यू पूछ रहा है। तो आप लोग बनाइए कैसे बनाते हैं, यदि आप लोग को जानते होंगे तो बना के भेजिएगा, नहीं तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले फार्मूला आप लोग को क्या पढ़े थे, आई बराबर क्यू बटे टी। क्यू बटे टी, तो आप लोग को याद रखना क्या क्या दिया है। तो आई दिया है, आई बराबर क्या दिया 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। और क्या दिया, टी दिया, टी कितना दिया 10 मिनट, 10 मिनट दिया है। तो हमेशा समय मिनट में नहीं होता, घंटों में नहीं होता, हमेशा समय सेकंड में होता है। तो आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, मिनट को सेकंड में बदलना है। जैसे आप लोग को देख रहे होंगे टाइम यहाँ पे है, टाइम 10 मिनट, 10 मिनट को 60 सेकंड से गुना कीजिएगा तो कितना 600 सेकंड होगा, 600 सेकंड होगा। तो आई बराबर क्या था, क्यू बटे टी। और इधर जाएगा क्यू, तो क्या होगा, क्यू बराबर आई टी होगा, क्यू बराबर आई टी। तो भाई फार्मूला लगाए, क्यू बराबर कितना होता है आई टी, आई टी लगाए। तो आई का कितना 0.5 एम्पियर, टी का मान 600 सेकंड, गुना करके लाइएगा तो कितना होगा, क्यू बराबर आवेश क्या होता है, ऐसा ही मात्र कूलम होता है। तो 300 कूलम हुआ, तो आंसर आप लोग को 300 कूलम होगा। कौन कौन बना लिए थे आप लोग को कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ देख लीजिएगा आप थोड़ा, यदि वीडियो देखना चाहते हैं तो ये बोला, एक कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या परिकलित कीजिए। तो ये इस तरफ परिकलित हो जाएगा। तो यहाँ एनसीईआरटी में अच्छे से समझाया गया। आप यदि समझना चाहते हैं इसको वीडियो रोक के देख लीजिएगा कि तार के भीतर आवेश का प्रभाव कैसे होता है। जो भी स्टूडेंट नहीं ज़्यादा समझ आता है तो इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा समझ आएगा। जैसे आप लोग लाइन जलाते होंगे, आप लोग का घर में भी होता होगा, तो उसमें तार जो है उसमें आवेश का प्रभाव कैसे होता है, तो इसमें पूरे अच्छे से समझाया गया था। आप लोग इसको समझ लीजिएगा, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा आप लोग को नोट कर लेना है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको रोक के देख लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे क्या आ गया, विभवांतर आ गया। क्या आ गया, विद्युत विभव और विभवांतर, विद्युत विभव और विभवांतर देख रहे होंगे कि आइए जल का प्रवाह से सदिश के आधार पर इसका विचार करते हैं। किसी कॉपर के तार में आवेश स्वयं प्रभावित नहीं होते हैं। कोई भी कॉपर का तार है उसमें आवेश स्वयं प्रभावित नहीं होते। ठीक वैसे ही जैसे किसी आदर्श क्षैतिज नली जैसे जल प्रभावित नहीं होता, कोई भी क्षैतिज नली है उसमें जल प्रभाव अपने तरफ से नहीं होता है। यदि नली के एक सिरे के किसी उच्च तल पर रख जल टैंक से जोड़ दी है, जिससे नली के दो सिरों के बीच कोई दबांतर बन जाए, तो नली के मुक्त सिरे से जल बाहर की ओर प्रवाहित होता है। लेकिन इसको समझाया गया है कि एक नली के आधार पर समझाया गया, कोई ऊंचा और कोई नीचा कर दिया जाता है तो उसमें जल प्रभाव होने लगता है, तो प्रभाव होने लगता है। तो इसी तरह किसी चालक तार में आवेश के प्रवाह के लिए वास्तव में गुरुत्व बल की कोई भूमिका नहीं है। कोई भी आवेश तार में आवेश की प्रवाह के लिए कोई भी गुरुत्व बल की आवश्यकता नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करते हैं जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में कोई अंतर होता है। जब भी कोई अंतर आएगा तभी इलेक्ट्रॉन उधर भागेगा, जिसे विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। क्या बोला गया है, तार आवेश द्वारा वास्तव में गुरुत्व बल नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करते हैं जब चालक अनुदिश विद्युत दाब में कोई अंतर, जिसे विभवांतर कहते हैं। विभव में यह अंतर एक या अधिक यानी विभवांतर, क्या होगा विभवांतर यानी अंतर एक या अधिक विद्युत सेलों से बनी बैटरी द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। किसी सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न करती है। कोई भी सेल रासायनिक अभिक्रिया टर्मिनलों के बीच विभवांतर उपयोग करता है, तभी वो भीतर होने वाली रासायनिक सेलों के बीच रहता है बैटरी। ऐसे उस समय भी होता है जब सेल में कोई विद्युत धारा नहीं ली जाती है। जब सेल को किसी चालक परिपथ अवयव से संयोजित तो विभवांतर उस चालक आवेशों में गति ला देता है और विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। कैसे को बोला कि गति ला देता है आवेश और उसके बाद क्या होगा, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए सेल अपनी संचित रासायनिक ऊर्जा खर्च करता है। किसी धारा में विद्युत परिपथ को दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। आप लोग को याद रखना है विभवांतर किसे बोलते हैं। विद्युत विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। जैसे ये क्या बोला गया है, जैसे विभवांतर भी बराबर क्या होता है, W/Q। आप लोग को बताते हैं जैसे विद्युत विभवांतर को उस कार्य W बराबर क्या होता है, कार्य होता है, उस कार्य द्वारा परिभाषित कर जो एकांक आवेश को यानी एकांक आवेश नीचे हो गया, एकांक आवेश दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है, उसे क्या होता है, विभवांतर कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या फार्मूला देखिए आप लोग को आ गया,
फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V बराबर क्या होता है, किया गया कार्य W और आवेश क्या होता है Q। तो विभवांतर V बराबर क्या होता है W/Q। यदि आप लोग को नहीं याद रहता है तो W बराबर Q भी इसको याद रखिए। घुमा फिरा के किधर भी देता है तो आप लोग को ये याद रखना है, या W बराबर Q भी है या V बराबर W/Q। अब उसके बाद क्या लिखा गया देखिए, उसके बाद विद्युत विभवांतर को SI मात्रा क्या आता है, वोल्ट होता है। ये तो सिंपल आप लोग को याद ही होगा। विद्युत विभवांतर का SI मात्रा क्या आता है, वोल्ट होता है, जो इटली के भौतिक वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया। बोले किस पे रखा गया, अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर। यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल का कार्य किया जाता है तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया था पिछला बार एग्जाम में 2022 में ग्रुप डी में जो हुआ था। और नहीं तो आप इसका देखिएगा, युद्ध का बुक निकालिएगा और विद्युत का चैप्टर निकालिएगा, उसमें आप देखिएगा इसका परिभाषा पूछा गया था। आप लोग को याद रखना है। जैसे आप लोग को बता रहा है V बराबर क्या है W/Q। तो V का क्या होता है 1 वोल्ट होता है, और कार्य का क्या होता है 1 जूल होता है, और नीचे कूलम का आवेश का क्या होता है 1 कूलम होता है, यही बता दिया गया। जैसे यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में कार्य किया गया 1 जूल कार्य किया जाता है तो उन बिंदुओं के बीच क्या होता है 1 वोल्ट यानी विभवांतर का कार्य होता है। एक V बराबर क्या होगा, क्योंकि 1 वोल्ट बराबर क्या होगा, 1 वोल्ट बराबर जूल का क्या होता है 1 जूल होगा, और नीचे कूलम का क्या आता है, तो कूलम का यदि C पे माइनस करेंगे तो आ जाएगा। तो ये आप लोग पूछ लेगा, कभी भी याद रखिएगा, ये वाला नीचे वाला इंपॉर्टेंट है, 1 जूल पर कूलम, 1 जूल पर कूलम। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब क्या बोला गया, विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्टमीटर कहते हैं। अब वहाँ पे क्या था धारा की माप, जो कि धारा यंत्र मापने के लिए किया जाता है तो एमीटर। यहाँ विभवांतर की माप का यंत्र द्वारा की जाती है तो वोल्टमीटर को सदैव उन बिंदुओं से किया जाता है जो पास क्रम में संयोजित करके जिनके बीच विभवांतर मापना होता है, यानी पास क्रम, यानी को एनसीईआरटी पास क्रम को ही समांतर क्रम बोलते हैं। तो याद रखिएगा, आप लोग को कन्फ्यूज ना। ए मीटर को क्या कैसे नापते थे, या आपको याद है पिछला पेज में पढ़े थे। तो ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर कर या पास क्रम में मापते हैं। जैसे यहाँ भी आ गया था, आप लोग को इसको मत देखना, आप लोग को बना के भेजिए फटाक दो, बताइएगा आंसर। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या है, W पूछ रहा है, बताइए। W पूछा है तो क्या क्या दिया गया। सबसे पहले आप लोग को V दिया है 12 वोल्ट, और कूलम Q बराबर कितना दिया है 2 ओम। 2 ओम बोलते हैं 2 कूलम, तो 2 कूलम बोलते हैं। W बराबर क्या होता है फार्मूला, Q भी होता है। जैसे आप लोग याद है V बराबर क्या था W/Q, तो W इधर आएगा और Q भी इधर आएगा, तो Q भी होता है। Q का मान कितना है 2 कूलम, और V का मान कितना है 12 वोल्ट, तो 12 दूनी 24 जूल हो जाएगा। देखिए बनाया ना, W बराबर Q भी Q आप लोग को याद नहीं रहेगा तो याद रखने के लिए ट्रिक हम लगाए थे Q भी करके इस तरह बनाए थे। तो आप लोग को ये रखिएगा 24 जूल आ जाएगा आंसर। आप लोग का ये सब न्यूमेरिकल इजी रहता है, सबको बनाता है, लेकिन आप लोग से बनता है कि नहीं कमेंट जरूर कीजिएगा। न्यूमेरिकल के बारे में आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे, तो इसी कारण आज मैं इस टॉपिक को लाया ताकि इसमें न्यूमेरिकल आप लोग को मिल जाए। और इसी कारण आप लोग थोड़ा बता दें दोस्तों, जैसे आप लोग को मैं बता रहा था कि एनसीईआरटी में क्या था। देखिए एनसीईआरटी में इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा तो क्या था, एक ही क्वेश्चन था। यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए नहीं दिया गया, क्योंकि एनसीईआरटी में कम से कम लिखा गया है ताकि सबको ज़्यादा बुक मोटा मत हो। तो इसमें कम से कम एक क्वेश्चन, मतलब इसी टाइप पे आप लोग को 50 क्वेश्चन यदि प्रैक्टिस में रहेगा तो आप लोग को ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। तो इसमें क्या क्या इसी टाइप पे रेलवे क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन यहाँ पे 12 वोल्ट है तो वहाँ पे कुछ अलग पूछेगा। लेकिन ये क्या एनसीईआरटी में एक ही क्वेश्चन दिया। इसी कारण मैं बोलता हूँ कि एक ठो SK झा या खान सर का किसी का भी ले लीजिए बुक, उसमें आप लोग को क्या है ये 12 वोल्ट वाले जो कि कूलम वाला दिया गया किया गया कार्य,
इसके लिए इसका जो न्यूमेरिकल है इसमें कम से कम 20-40 को आप लोग को प्रैक्टिस के लिए दिया रहता क्वेश्चन, घुमा घुमा के थोड़ा दिया रहता। तो इसमें यही है कि इसमें एक ही मिलेगा और इसमें एक से ज़्यादा आप लोग को क्वेश्चन नहीं मिलता है। तो आप लोग को दूसरा बुक लेने के लिए यही इसी कारण बोलते हैं, क्योंकि उसमें आप लोग को प्रैक्टिस ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, क्योंकि वो कोई भी टीचर उसको बनाया रहता है और उसमें आप लोग को प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा क्वेश्चन दिया रहता है। तो आप लोग को एक तो बुक ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल टाइप यही रहेगा, इंपॉर्टेंट यही है कि इसी टाइप पे पूछेगा, लेकिन इस टाइप के लिए प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को बुक को बहुत ज़रूरत है। तो एस के झा खान सर का ले लीजिएगा किसी का, ज़्यादातर एस के झा का ही ठीक रहता है। तो आप लोग एस के झा पटना, एस के झा सर का बुक जो कि मिलता है आप लोग उसको ले लीजिएगा। ये आप विद्युत परिपथ आ गया, विद्युत परिपथ इसको भी याद करना ज़रूरत रहता है, नहीं तो आप लोग को कभी पूछ लिया जाता है। देख रहे होंगे कि विद्युत परिपथ के समान उपयोग होने वाले कुछ अवयवों का प्रतीक, जैसे विद्युत सेल दे देगा वहाँ फिगर और 4 गो ऑप्शन दे देगा, ये उसमें छापना रहेगा कौन सा ये, तो आप लोग को याद रहेगा तो ये सही मारिएगा। तो इसी कारण विद्युत सेल का क्या होता है, ये वाला होता है। बैटरी अथवा सेलों का संयोजन, बैटरी अथवा सेलों का संयोजन वाला क्या होता है, ये होता है। खुली पलक कुंजी अथवा स्विच क्या होता है, इस तरह होता है। बंद पलक कुंजी अथवा स्विच इस तरह होगा। तार संधि किस तरह होगा, इस तरह होगा। बिना संधि के तार क्या होगा, तो इस तरह होगा। तो आप लोग को ये याद रखना है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आप लोग को ये पूछता है, जैसे विद्युत बल्ब देगा, विद्युत बल्ब किस तरह होगा, इस तरह होगा। प्रतिरोधक दे देगा, प्रतिरोधक बहुत बार पूछा है, ये दे देगा। परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक दे देगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है ये। मीटर दे देगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है। वोल्ट मीटर दे देगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो आप लोग को ये ज़्यादातर तो ये बन ही जाएगा, ये बन ही जाएगा, ये भी आप लोग को याद ही होगा, बल्ब भी याद ही हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा याद करना है आप लोग को, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, नहीं तो पूछ लेता है आप लोग को 4 ऑप्शन देके, उसमें आप लोग को दिक्कत होगा। तो क्या आ गया, ओम का नियम, ओम का नियम आ गया। ओम का नियम, ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। जैसे किसी चालक के सिरों के बीच विमांतर और उससे प्रवाहित विद्युत धारा के बीच कोई संबंध है, इसी के कारण बताया गया है ओम का नियम में। यदि आप पढ़ना चाहते हैं इसको पढ़ लीजिएगा, वीडियो रोक के देख लीजिए। ओम का नियम का अध्ययन के लिए आप लोग को थोड़ा ज़्यादा समझ आ जाएगा। अंतर भी तथा विद्युत धारा आई के प्रत्येक युगल के लिए अनुपात विभटाई परिकलित कीजिए, इस तरह बताया गया है। तो आप लोग याद रखिए, पढ़ लीजिएगा थोड़ा। जैसे आप हम यहाँ से शुरू करते हैं, क्या है इस क्रियाकलाप में आप देखेंगे प्रत्येक प्रकरण V/I का लगभग एक ही मान प्राप्त होता है। V/I का मान बोलेगा एक ही प्राप्त होता है। इस प्रकार VI ग्राफ चित्र 12.3, ये चित्र 12.3 है। देखिए अनुसार मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सरल रेखा होती है, मूल बिंदु से क्या गुजरने वाली एक सरल रेखा होती है। इस प्रकार V/I एक नियत अनुपात है। क्या बोलेगा, V/I क्या है, नियत अनुपात। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया। 1827 में जर्मन भौतिकी वैज्ञानिक, पूछेगा कौन सा वैज्ञानिक, रासायनिक विज्ञानी या भौतिक वैज्ञानिक था, जॉर्ज साइमन ओम। पूरा नाम क्या है, जॉर्ज साइमन ओम ने। कब, 1827 में। पूछ लेता है, डेट भी पूछता है, एनसीईआरटी पूछा है, TCS। किसी धातु के तार में प्रभावित विद्युत धारा आई तथा उसके सिरों के बीच विमांतर में परस्पर संबंध का पता लगाया। एक विद्युत परिपथ में धारा के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है। क्या होती है, समानुपाती। भी समानुपाती आई होता है, यही बताया गया, भी समानुपाती आई होती है। भी समानुपाती क्या होता है, देख लीजिए आप लोग, फिर से पढ़िए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि बोला गया है तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के क्या है, विद्युत धारा, जैसे भी समानुपाती आई, ये क्या है, विद्युत धारा। विद्युत धारा के जो विभवांतर जो है, विद्युत धारा के जो विभवांतर है क्या है, समानुपाती होता है, परंतु तार के ताप समान रहना चाहिए। क्या है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। परंतु ये क्या होगा, तार जब भी ताप समान रहना चाहिए तभी ओम का नियम लागू होता है, इसी ओम का नियम लागू नहीं होगा। जब भी तार का ताप समान नहीं रहेगा तो ओम का नियम उसे नहीं माना जाएगा, ओम का नियम वहाँ पे लागू नहीं होगा। तो क्या होगा, क्या बोला गया कि जो कि विभवांतर है धारा की क्या होता है, समानुपाती होती है। जैसे फार्मूला क्या था, ओम बराबर ये ओम का नियम में I बराबर क्या होता है,
भी बटे आर होता है, भी बटे आर होता है। आई बराबर क्या होता है, भी बटे आर होता है। जैसे देख रहे हैं समानुपाती क्या, भी समानुपाती आई है, तो इसको क्या लिखा गया है, तो समानुपाती को नियंतांक मानते हैं। भी समानुपाती आई जो है इसको नियंतांक मानते हैं, नियंतांक इसको आर मानते हैं, यानी प्रतिरोध, प्रतिरोध से सूचित किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, समानुपाती यदि हटेगा तो भी बराबर आई आर हो जाएगा। क्या होगा, आई आर, भी बराबर आई आर। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा गया यहाँ। देखिए नाइक्रोम के तार के लिए भी आई ग्राफ दिया गया है। चल रखिए, यह दर्शाता है जैसे जैसे तार में प्रभावित विद्युत धारा बढ़ती है, विभवांतर रखिए बढ़ता है, यही ओम का नियम है। जैसे जैसे विद्युत धारा बढ़ता है, जैसे जैसे विद्युत धारा बढ़ेगा, जैसे जैसे विद्युत धारा बढ़ती है, विभवांतर में रखित बढ़ता है, ये विभवांतर भी बढ़ता है। जैसे आप लोग को ये मालूम जैसे है, ये क्या विभवांतर है। जैसे जैसे इसमें क्या धारा बढ़ती है, जैसे जैसे धारा बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, विभवांतर भी बढ़ता जाता है। धारा ये साइड बढ़ रहा है तो विभवांतर ऊपर बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट क्या है देख रहा हूँ, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भी समानुपाती आई होता है। ओम का पूछेगा नियम क्या है, तो ओम का नियम में पूछेगा फार्मूला क्या होता है, भी समानुपाती आई। अब बोलेगा समानुपाती क्या है, तो वो प्रतिरोध आर है, नियंतांक है। जैसे पूछा गया कि आर एक नियंतांक है जिसे तार का प्रतिरोध करते हैं। आर क्या है, एक नियंतांक है जिसे तार का प्रतिरोध करते हैं। किसी चालक का यह गुण कि वह अपने प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह को विरोध करता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम है। ये क्या करता है, प्रतिरोध आवेश के प्रवाह को विरोध करता है। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक याद रखना है आप लोग को, क्या होता है, ओम होता है। इसे ग्रीक भाषा में कैसे दर्शाते हैं, ये ऐसे दर्शाते हैं ओम को। ये क्या है, ग्रीक भाषा में ओम को निरूपित करते हैं। ओम के नियम के अनुसार, ओम का नियम के अनुसार क्या होता है, आर बराबर भी बटे आई, या भी बराबर को ही हम लोग लिखते हैं आई आर। यहीं से बना है। यदि आर को हम लोग ये साइड रखेंगे तो भी कहाँ आएगा, आई आएगा नीचे, तो वही यहाँ बनाए आर बराबर भी बटे आई, तार बराबर भी बटे। यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट तथा उसमें 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो उस चालक प्रतिरोध आर 1 ओम होता है। तो 1 ओम वही फॉर्मूला बनाएगा, आर बराबर क्या होता है, उसका ऐसा में ओम होता है, भी का वोल्ट होता है, धारा का एम्पियर होता है, तो वही बनाया गया है। तो आप लोग देख ही लिए होंगे यहाँ पे 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर होता है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट बहुत ही। तो क्या पे किसी प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि प्रतिरोध दोगुना हो जाए तो विद्युत धारा आधी रह जाती है। जैसे आर बराबर क्या था, आर बराबर भी बटे आई। यदि क्या बोला, यदि किसी प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होते। व्युत्क्रमानुपाती है कि नहीं प्रतिरोध का, आर बराबर क्या है, आर समानुपाती 1 बटे आई है, तो क्या है समानुपाती होता है, सामने रहेगा। तब ये नीचे है तो इसको क्या बोलेंगे, व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे ही ना। इसको फार्मूला से आप लोग को समझना है, आर बराबर क्या होता है, भी बटे आई। इसका व्युत्क्रमानुपाती होगा क्योंकि ये सामने नहीं है, नीचे है, तो क्या है व्युत्क्रमानुपाती है, याद रखना है। प्रतिरोध में यदि प्रतिरोध दोगुना होता है, यदि प्रतिरोध इसको 2 गुना करते हैं, प्रतिरोध 2 गुना करते हैं, दोगुना हो जाए तो विद्युत धारा आधी होगी, क्योंकि ये जो ऊपर में है तो नीचे है, ये तो विद्युत धारा आधी होगी कि नहीं होगी, तो क्या होगा, विद्युत धारा ये आधी होती है। क्योंकि इसमें 2 से गुना कर रहे हैं, 2 से उसमें गुना कर रहे हैं, तो 2 से तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 से तो इसमें क्या करना पड़ेगा हम लोग को, इसमें भी ऐसी करना पड़ेगा, तो क्या होगा, आधी होगी। देखिए जिससे आप लोग को बताया गया है कि प्रतिरोध में 2 गुना, आर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आर बराबर क्या होता है, भी बटे आई। इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो इसमें आप लोग को यदि कीजिएगा तो क्या होगा, आधी होगा ना, 1/2 आई होगा, तो क्या होगा, ये आधी हुआ नहीं, आधी तो क्या बोलेगा कि प्रतिरोध। यदि प्रतिरोध को दोगुना किया जाता है तो विद्युत धारा क्या होगा, आधी हो जाती है, विद्युत धारा क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो व्यवहार में कई प्रकार विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को घटाना अथवा बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किसी परिपथ के विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाने वाली अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध करते हैं। इसको ये आप लोग को परिभाषा याद कर लीजिएगा
कि कोई भी स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन के लिए परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित कर रहा है, कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहा है, अब विद्युत धारा को नियंत्रित कर रहा है तो उसको में जाने वाले उसको क्या कहते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्रायः एक युक्ति का उपयोग करते हैं जिसे धारा नियंत्रक कहते हैं। कोई भी परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने, जो भी प्रतिरोध आ रहा है उसको परिवर्तित करने के लिए उसमें एक धारा नियंत्रक लगाया जाता है। क्या है? धारा नियंत्रक। तो ये आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे देख रहे हो कि वहाँ पे आप लोग को ये वो याद ही रखना है, यदि प्रतिरोध को दुगना करता है तो विद्युत धारा क्या होगा? आधी होगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आप लोगन करते हैं विभिन्न अवयवों के लिए विद्युत धारा का अवयव दिया गया है, जैसे कि प्रभाव के लिए सरल पथ प्रदान करते हैं जबकि अन्य इस प्रभाव को विरोध करता है। हम यह जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की किसी परिपथ में गति के कारण ही परिपथ में कोई विद्युत धारा बनती है। आप लोग को ये पिछला पेज में पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन की यदि उसमें परिपथ में गति है तभी विद्युत धारा बनता है, इसी इलेक्ट्रॉन के बिना विद्युत धारा नहीं बनता। तथापि चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन की गति करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते हैं। जिन परमाणुओं के बीच ये गति करते हैं उन्हीं के आकर्षण द्वारा उनकी गति नियंत्रित हो जाती है। इस प्रकार किसी चालक से होकर इलेक्ट्रॉन की गति उसके प्रतिरोध द्वारा मंद हो जाती है। एक ही साइज के चालकों में यह चालक जिसका प्रतिरोध कम होता है अधिक चालक अच्छा चालक होता है, जिनका प्रतिरोध भी कम होगा उसको क्या बोला गया है कि किसी चालक से होकर इलेक्ट्रॉन की गति उसके प्रतिरोध द्वारा मंद हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की गति जो है उनके प्रतिरोध की द्वारा तो मंद होगा, प्रतिरोध उसी के लिए लगाया जाता है। यदि एक ही साइज का चालक में वह चालक जिसका प्रतिरोध कम होता है वो अधिक अच्छा चालक होता है। क्या होता है? जिनका प्रतिरोध कम होता है क्या होता है? अधिक चालक अच्छा होता है। वह चालक जो पर्याप्त प्रतिरोध लगाता है प्रतिरोधक कहलाता है। सर्वसम साइज का एक वह अवयव जो उच्च प्रतिरोध लगाता है हीन चालक कहलाता है। जैसे उच्च प्रतिरोध यदि लगाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? हीन चालक कहते हैं। जो उच्च प्रतिरोध जो निम्न प्रतिरोध लगाता है, जो मंद प्रतिरोध लगाता है वो क्या बोलेगा? एक अच्छा चालक कहता है। जो उच्च प्रतिरोध लगाता है वो हीन चालक कहलाता है। ये आप लोग को नोट करना है, याद रखना। समान साइज का कोई भी विद्युत रोधी इससे भी अधिक प्रतिरोध लगाता है। जैसे आप लोग को यहाँ समझाया गया था, आप लोग समझ लीजिएगा, वीडियो रोक के पढ़ लीजिएगा थोड़ा। उसके बाद क्या बोला गया? जब तार की लंबाई दोगुनी कर देते हैं तो एमीटर का पाठ्यक्रम आधा हो जाता है। परिपथ में समान पदार्थ तथा समान लंबाई का मोटा तार जोड़ने पर एमीटर का पाठ्यक्रम बढ़ जाता है। यदि मोटा तार जोड़ता है, जैसे आप लोग को याद होगा फार्मूला, एक फार्मूला आता है तार के लिए क्या होता है? आर समानुपाती होता है एल, आर समानुपाती होता है एल, या आर समानुपाती एल बटे ए होता है। एल बटे ए होता है। ए जहाँ मोटाई होता है क्षेत्रफल होता है। ए क्या होता है? मोटाई या क्षेत्रफल होता है। तो ये फार्मूला आप लोग को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसी पे बताया गया था, आप लोग को थोड़ा मैं समझाता हूँ। आर समानुपाती एल होता है, या इसी का फार्मूला प्रतिरोध का फार्मूला आता है एल बटे ए। ए जो है मोटाई या क्षेत्रफल है, तो इसी के बारे में बताया गया है। जब तार की लंबाई, ये तार का लंबाई एल को लंबाई से सूचित किया जाता है। समझिएगा आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। जब तार की लंबाई दोगुनी कर देते हैं, जब तार की लंबाई इसको दोगुनी कर देता है तो ए मीटर का पाठ्यक्रम आधा हो जाता है। तो ए मीटर पाठ्यक्रम क्या हो जाता है? आधा। परिपथ में समान पदार्थ समान लंबाई का मोटा तार यदि जोड़ने पर ए मीटर का पाठ्यक्रम बढ़ जाता है। तो याद रखना है, ए मीटर के पाठ्यक्रम में तब भी अंतर आता है जब परिपथ में भिन्न पदार्थ परंतु समान लंबाई तथा समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार को जोड़ते हैं। ओम का नियम समीकरण 12.5 और 12.7 के अनुप्रयोग करने पर हम यह पाते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई, उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। इसके बारे में बताया गया है। कोई भी चालक का प्रतिरोध के बारे में बताया, आर बराबर समानुपाती जो एल है और आर समानुपाती एल बटे ए है, या रो यहाँ लेता है, रो मान लीजिए रो लेता है। तो इसके बारे में बहुत बताया गया था, आप लोग को यहाँ समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आर प्रतिरोध है
तो वही बताया गया कि प्रतिरोध के बारे में, प्रतिरोध किस पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन 1000 बार पूछेगा आप लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 नंबर में आप लोग को चालक का लंबाई, क्योंकि लंबाई यदि बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ना ही है, क्योंकि समानुपाती है। उसके बाद नंबर 1 चालक की लंबाई, नंबर 2 अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल ए है यानी मोटाई या क्षेत्रफल क्या है, ए भी यदि बढ़ा तो वो घटेगा, यदि प्रतिरोध बढ़ा तो क्षेत्रफल घटेगा, यदि क्षेत्रफल बढ़ा तो प्रतिरोध घटेगा। तो ये भी डिपेंड कर रहा है कि प्रतिरोध पे कि नहीं कर रहा है। एल बटे, तो समझने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप लोग को याद नहीं करना पड़ेगा। तो लंबाई पे भी किया, क्षेत्रफल या मोटाई पे भी किया, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल था। उसके पदार्थ की प्रकृति आप कैसा है, प्रकृति भी तो करेगा ही, वो कैसा प्रकृति का है, धातु है या कोई क्या चीज़ है। तो आप लोग को ये 3 पॉइंट आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही रखना है यहाँ पे, जो कि प्रतिरोध के बारे में आप लोग को फार्मूला से मैं समझा दिया हूँगा, उससे ज़्यादा दिन याद रहेगा, भूलिएगा नहीं। परिशुद्ध माप यह दर्शाता है कि किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती था उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होती है, होगा ही। यदि R है जो लंबाई, L का क्या है, समानुपाती है, और R समानुपाती क्या होगा, 1/A होगा ही, यानी A क्या है, उसका क्षेत्रफल या मोटाई है, तो ये व्युत्क्रमानुपाती है, ये सामने है, तो ये लंबाई क्या है, उसका समानुपाती है। तो आप लोग को यही समझाया गया था। तो फार्मूला से समझिएगा इस तरह कर करके, तो आप लोग को ज़्यादा दिन याद रहता है। देखिए बाई फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है, समीकरण जो कि सूचित किया जाता है। आर बराबर क्या है, आप लोग को नहीं मालूम चलता, रो, इसको रो बोलते हैं, रो L बटे, अरे क्या है, आर बराबर आर, ये हो गया रो L बटे ए। L क्या बताया था आप लोग को, लंबाई, और ए क्या बना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या मोटाई। तो आप लोग को ये याद रखना है यहाँ से, जो कि फार्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोग को इसी से पूरा बनेगा। और ये आर समान, तो ये रो किसके लिए दिया जाता है, समानुपाती नियतांक के लिए। जैसे यहाँ क्या है, रो अनुपातिक स्थिरांक है, पूछे क्या है, अनुपातिक स्थिरांक, जिसे चालक के पदार्थ के विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, विद्युत प्रतिरोधकता भी कहते हैं, याद रखिए। प्रतिरोधकता कैसा है, मात्रा ओम मीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। प्रतिरोधकता कैसा है, मात्रा क्या आता है, ओम मीटर होता है, याद रखिए। यदि किसी परिपथ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म धातु तथा मिश्र धातु की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है, धातुओं तथा मिश्र धातु की प्रतिरोधकता क्या होता है, अत्यंत कम होती है, जिसका परिसर 10⁻8 ओम मीटर से 10⁻6 ओम मीटर है। यह विद्युत की अच्छी चालक है, क्या होता है, यह विद्युत की अच्छी चालक होता है, जिसका इतना रहता है। रबर तथा कांच जैसे विद्युत रोधी पदार्थ की प्रतिरोधकता कितना होता है, 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर कोटि की होती है, यानी वो माइनस में होता है तब उतना अच्छी चालक है, ये प्लस में इतना है तो कितना होगा। तो ये रबर तथा कांच का क्या होता है, विद्युत रोधी पदार्थ प्रतिरोधकता इतना होती है। किसी पदार्थ की प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता दोनों ही ताप में परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाता है। ताप यदि बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि आप लोग मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है, धातुओं की अपेक्षा क्या होता है, मिश्र धातु का अधिक होता है, इंपॉर्टेंट पूछता है, आप लोग को ये पॉइंट नोट करना है। मिश्र धातुओं को उच्च ताप पर यदि शीघ्र ही उपचयन यानी दहन नहीं होता है, मिश्र धातु को यदि कितना भी गर्म करेगा तो उसका दहन नहीं होता है। यही कारण है कि मिश्र धातुओं का उपयोग विद्युत इस्त्री टोस्टर में ही मिश्र धातु लगाया जाता है, आदि समान विद्युत तापमान युक्तियों के निर्माण में किया जाता है। जितना भी तापमान युक्तियाँ है उसमें क्या किया जाता है, मिश्र धातु का उपयोग है। विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण के लिए एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा। विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण के लिए क्या किया जाता है, टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। जबकि कॉपर तथा एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है। कॉपर और एल्युमिनियम का विद्युत संचरण का उपयोग लिए किया जाता है, उसमें वाले तारों का निर्माण में किया जाता है। जैसे आप लोग को दिखाया गया, जैसे ये क्या अधिक विद्युत चालकता है, ये कम विद्युत चालकता है। जैसे ये चालक हो गया, सिल्वर हो गया, ये क्या है, अधिक विद्युत चालकता ऊपर में है, ये नीचे क्या है, कम है। ये क्या है, चालक हो गया, जैसे धातु हो गया, मिश्र धातु यहाँ पे है, ये विद्युत रोधी है। सबसे विद्युत रोधी किस में होता है पूछतेगा तो कांच में, डायमंड में, एबेनाइट, कठोर। तो आप लोग को ये देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। फिर न्यूमेरिकल आ गया है,
न्यूमेरिकल क्या है आप लोग देख रहे होंगे। न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है आप लोगों को, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, बनाने की कोशिश कीजिए। अभी हम मेरा वीडियो रोक के आप लोग कॉपी में बनाइएगा यदि आप लोग क्लास कर लिए होंगे तो। क्या यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या है 1200 ओम, यह बल्ब 220 वोल्ट यानी क्या विभवांतर स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। नंबर ये पूछेगा। यदि बी नंबर में पूछे यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा। यानी ए नंबर और बी नंबर 2 क्वेश्चन है, इसी में 2 क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चन में क्या क्या दिया है सबसे पहले आप लोग को लिखना है। आर दिया है 1200 ओम, भी दिया है 220 वोल्ट, ए के लिए है। बी के लिए क्या दिया है, बी के लिए प्रतिरोध कितना है, बी नंबर के लिए, बी नंबर के प्रतिरोध अलग है 100 ओम है, 100 ओम। देख रहे होंगे भी बराबर 220 वोल्ट, आर बराबर 1200 ओम। तो समीकरण विद्युत धारा पूछा है, क्या पूछा है विद्युत धारा। ए नंबर में पूछा विद्युत धारा आई बराबर क्या होता है, भी बटे आई बराबर क्या होता है, भी बटे आर होता है। आप लोग को याद होगा, नहीं तो भी बराबर क्या होता है, आई बटे आई आर होता है। भी बराबर क्या होता है आप लोग को, जैसे आप लोग को यदि इस तरह याद नहीं रहता, आई बराबर भी बटे आर होता है। यदि इस तरह नहीं रहता है तो भी बराबर आई आर रहता है, तो यहाँ से आप फार्मूला बना सकते हैं इंपॉर्टेंट करके। तो क्या होता है, धारा आई बराबर पूछा है तो भी बटे क्या होगा, आर होगा। तो भी कितना दिया था, 200 वोल्ट दिया है, आर कितना है 1200 ओम दिया है, तो दोनों से भाग कीजिएगा तो कितना आएगा 0.18 एम्पियर आ जाएगा। अब बी नंबर में क्या दिया, बी नंबर में तो वोल्ट दिया है 220 वोल्ट ही, और उसका प्रतिरोध कितना दिया है 100 ओम। तो इसमें भी आई पूछा है तो आई बराबर भी बटे आर होगा। अभी का करना मान, आर का मान भाग दीजिएगा तो 2.2 एम्पियर आ जाएगा। तो ये सिंपल है, आप लोग को ये याद ही रखना है। इसमें आप फिर नेक्स्ट में क्या है, जब कोई विद्युत हीटर में विद्युत स्रोत 4 एम्पियर विद्युत धारा, इसमें एम्पियर विद्युत धारा दे दिया है, तब उसके टर्मिनल के बीच विभवांतर दे दिया 60 वोल्ट। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है। तो आप लोग को ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये थोड़ा घुमाया हुआ है तो आप लोग को ये याद रखना है। जैसे विभवांतर दिया कितना 60 वोल्ट, विद्युत धारा कितना दिया है 4 एम्पियर। तो ओम के नियम के अनुसार प्रतिरोध यदि हम निकालते हैं आर बराबर भी बटे आई होता है, तो भी कितना था तो 60 वोल्ट आया 4 एम्पियर, तो कितना होगा 15 ओम हो जाएगा क्या प्रतिरोध। तो प्रतिरोध 15 ओम हो जाएगा। उसके बाद कितना तक बढ़ाया गया विभवांतर को, भी बराबर 60 से 120 किया है। क्या किया है 60 से 120 किया था। विभवांतर हम लोग को कितना लेना है 120 वोल्ट लेना है, क्योंकि 60 तो पहले ले लिया है तो इसको बढ़ा के 120 किया है। उसके पास पूछा गया धारा आई बराबर क्या होता है भी बटे आर। तो भी कितना 120 दिया है और आर मेरा कितना आया था 15, तो 15 8 82 यानी 8 एम्पियर यदि बढ़ाएगा 120 वोल्ट, 60 से 120 वोल्ट बढ़ाएगा तो कितना होगा 8 एम्पियर धारा। ऐसे भी क्वेश्चन दिमाग लगा कर मार सकते थे। जैसे 60 वोल्ट पर 4 एम्पियर था, यदि आप लोग को थोड़ा दिमाग लगाते हैं तो ऐसे मार देते। जैसे 60 वोल्ट पहले था तो उसमें 4 एम्पियर धारा था। अब पूछा है कि 120 वोल्ट होगा, अब पूछा गया है कि 120 वोल्ट होगा तो कितना एम्पियर धारा होगा। तो ये दुगना हुआ तो एम्पियर भी कितना होगा, तो धारा भी दुगना होगा तो 8 एम्पियर होगा। जिससे ऐसे मार देते हैं, तो कभी कभी इस तरह भी बनाना रहता है। अब यहाँ क्या, किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार के 20 डिग्री सेल्सियस में विद्युत प्रतिरोध 26 ओम के यदि तार का व्यास 0.3 mm है तो इस ताप पर धातु की विद्युत प्रतिरोधकता क्या है, सारणी अथवा भविष्यवाणी किया। तो ये कम ही पूछता है, ज़्यादातर नहीं पूछता, लेकिन आप लोग को यदि हार्ड शिफ्ट आया तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जैसे आप लोग को 0.3 mm दिया गया है, 0.3 mm को मीटर में बदलने के लिए व्यास को 3 गुना 10⁴ मीटर कीजिएगा। तो व्यास बराबर 3 गुना 10⁴ मीटर हो गया। और क्या दिया गया था, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या यदि इसका निकालिएगा 200 भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 गुना 10⁻⁻5 मीटर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, तो क्वेश्चन से समझ आ जाएगा आप लोग क्या पूछा गया। प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या आप लोग को बताए थे, प्रतिरोध आर बराबर रो बताए थे, रो एल बटे ए ये बताए थे। तो इसको रो को, ये तो प्रतिरोध है, यहाँ क्या पूछा गया है विद्युत प्रतिरोधकता क्या, विद्युत प्रतिरोधकता यानी ये रो के बारे में पूछा गया। तो यदि आप रो को इधर लाते हैं, यदि रो को आप इधर लाते हैं तो रो बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, रो बराबर
आर ए हो जाएगा, आप निकाल के देख लीजिएगा पेन में, आर ए बटे एल हो जाएगा। यदि हम लोग का यहाँ पे क्या त्रिज्या मान लीजिए नहीं दिया है, मान लीजिए ब्यास ही दिया है, तो ब्यास का फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हैं, नहीं तो त्रिज्या का लगाइएगा। तो इसमें आप लोग त्रिज्या यदि निकाले हैं तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, रो बराबर हो जाएगा आर, इसका फॉर्मूला आता है यहाँ पे देखिए लिख दिया गया है, फॉर्मूला इसमें लिख दिया गया है, तो आप लोग को याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए लिखा गया है इसका फॉर्मूला आर पाई डी स्क्वायर बटे 4L होता है। क्या होता है 4L। तो आप लोग पेज में सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो मैं यहाँ सॉल्व कर दिया हूँ, देख लीजिएगा। आप लोग का आंसर 1.98 गुना 10⁻⁻6 एम्पियर आएगा। तो आप लोग को इसको देख लीजिएगा। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये थोड़ा हार्ड है, तो ये हार्ड शिफ्ट में यदि आएगा तो आप लोग को इस तरह आएगा, तो मैं इसमें बना दिया हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। इसका फॉर्मूला ये रहता है। तो आप लोग को यदि याद नहीं रहता है तो थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ज़्यादातर नहीं है कि पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन थोड़ा है कि चांस पूछ सकता है। यदि एनसीईआरटी में दिया है तो ये इसको पूछ सकता है। तो इसका ये मानों का प्रस्तावन प्राप्त हुआ, जैसे रो बराबर क्या दिया गया है, प्रतिरोधकता बराबर 1.84 गुना 10⁻⁻6 ओम मीटर दिया गया है, जो कि इसका प्रतिरोधकता का मान सही है। उसके बाद आप लोग को ये एक लास्ट न्यूमेरिकल बता देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग को बता देंगे। यहाँ पे क्या क्या दिया गया आप लोग अपने से बनाइए। किसी लंबाई L है, जैसे लंबाई आता है मोटाई A आता है, तो आप लोग को फार्मूला तुरंत याद रखना है, R बराबर प्रतिरोध बराबर एक फार्मूला था रो L बटे A, याद है ना, ये फार्मूला था। जैसे लंबाई आता है आप लोग को याद रखना है। किसी लंबाई L A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम, इसी प्रकार किसी N तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L बटे 2 तथा मोटाई 2 एम्पियर 2A यानी क्षेत्रफल है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है, एकदम अच्छा से क्वेश्चन पूछा गया, घुमा के क्वेश्चन ये है न्यूमेरिकल। तो आप लोग को फार्मूला क्या क्या दिया गया देखिए। R बराबर क्या होता है रो L बटे A। तो R बराबर बैठते जाइए, आप लोग को क्या क्या दिया गया। प्रतिरोध क्या दिया गया, प्रतिरोध यानी R का मान 4 ओम तो दे ही दिया है ना, प्रतिरोध का मान 4 ओम दे दिया है। अब न्यू R निकालना हम लोग को। न्यू R यदि लंबाई आधा कर दिया जाए तो रो हम मानते हैं, लंबाई का फॉर्मूला क्या था, लंबाई L बटे A होता है, लंबाई आधा किया है तो L बटे 2 करना है, बटे मोटाई क्या किया दुगना किया है, A होता था तो यहाँ 2A करना है, तो लंबाई नीचे आ जाएगा, लंबाई नीचे आ जाएगा। R बराबर क्या होगा, इसका मान रो हो जाएगा, रो लंबाई नीचे आ जाएगा तो L बटे क्या होगा 4A हो जाएगा, 4A हो गया ना, 4A हो गया। तो यहाँ पे 4A हुआ था तो 4A 1/4 निकलेगा, 1/4 और रो L बटे A निकल जाएगा, गुना में 1/4 जितने नीचे 4 आया था, रो 1/4 किया है और रो हो जाएगा L बटे A बचेगा, सिर्फ बचेगा ना, तो 1/4। इसका फार्मूला क्या होता है, ये R बराबर होता है, ये R बराबर तो 1/4 क्या हो जाएगा, 1/4 क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा। और R1 का मान क्या है, R1 का मान पहले हम लोग को क्या 4 ओम आया था, तो 1/4 गुना 4 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा। तो तार का नया प्रतिरोध क्या आ जाएगा 1 ओम हो जाएगा। आप लोग को पेज में नहीं समझा रहे हैं ना तो थोड़ा ज़्यादा समझ आता है, तो आप लोग इस तरह बनाते रहिएगा, दोनों फार्मूला लिखिएगा जैसे इस तरह बनाया गया है। यदि इसमें नहीं समझ आता तो मैं वीडियो थोड़ा बनाया था, वीडियो में आप लोग बताया हूँ, उसे रोक के देख लीजिएगा, जगह के कारण नहीं उसको हटा दिए थे। तो आप लोग को यहीं तक आज क्लास करते हैं दोस्तों, यहीं पे आज तो समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो चुका है। आप लोग को फिर नेक्स्ट वीडियो ये सब रहेगा पार्ट 2 में, तो आप लोग को अच्छे से देखना है, एक लाइन देखना आप लोग को, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोग न्यूमेरिकल बहुत दिन से बोल रहे थे, तो प्रैक्टिस के लिए इसमें थोड़ा कम मिलेगा, तो प्रैक्टिस के लिए जो भी प्रीवियस ईयर है बुक उसको निकालिएगा, वहाँ से जितना भी न्यूमेरिकल है उससे उठा के आप लोग को, यूथ में क्या है, यूथ में आप लोग को न्यूमेरिकल एक जगह दिया होगा तो उसमें आप जाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और आप लोग को जहाँ भी यदि प्रॉब्लम है कमेंट कीजिएगा, और आप लोग अच्छे से देखिएगा वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो आप लोग को फिर आएगा, आप लोग को इंतज़ार कीजिएगा, फटाफट आप लोग को वीडियो अपलोड होगा। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।